भारत बना वर्ल्ड नंबर वन, ये कोई मैं नहीं कह रहा और मेरी बात के ऊपर आप यकीन भी नहीं करोगे। ये वर्ल्ड बैंक जो है वो कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब हो गया भाई। आज की वीडियो में आज हम देखेंगे कि पहले तो हमने ये वीडियो देखी थी कि मतलब इंडिया जो है 3-4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, उसकी जीडीपी जो है। अब जो है जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने मतलब ये एक फहरिस्त जारी करी है कि मतलब इंडिया जो है नंबर वन बन चुका है। वो किस चीज के अंदर बना है वो वीडियो के अंदर ही हम देखेंगे और वीडियो के अंदर जानेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है इसके ऊपर, हम क्या मतलब इसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर दिया करें। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हो गया, फेसबुक के अंदर हो गया, तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर वेयर तो आप कर दोगे। और वीडियो की तरफ चलते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये खबर देखने के बाद आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार ये दौलत बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा है और इससे भारत को फायदा भी बहुत मुझे होगा। बताना अगर कोई भारत से कोई भाई वीडियो या बहन वीडियो देख रही है, ये जो चश्मे वाला है एक नरेंद्र मोदी है जो कि साथ खड़ा हुआ, ये कौन है? मतलब ये चश्मे वाला जिसने ऐसे विक्ट्री का निशान बनाया हुआ, मेरे ख्याल से ये उनका कोई वजीर आला होगा, किसी भी मतलब उसका क्या बोलते हैं इसको यार, सूबे का वजीर आला लग रहा है मुझे। और एक और है वो काफी फेमस है, एक तो ये बंदा फेमस है और एक नरेंद्र मोदी तो है ही वजीर आजम में वो, और एक बंदा आगे आएगा वो। लेकिन हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, हमें तो खुद का पैसा और खुद के देश की दौलत चाहिए, उसी से हम ग्रो करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बात आपकी सही है, लेकिन अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो उसके लिए एक आर्थिक सुपर पावर बनना होगा, इकोनॉमिक पावर हाउस बनना होगा। और इकोनॉमिक पावर हाउस आज तक दुनिया में जितने भी देश बने हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबने साम दाम दंड भेद हर एक रणनीति अपनाई है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। अमेरिका, सब लोग सवाल उठाते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था उनके डॉलर पर टिकी हुई है और डॉलर की बैकिंग कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उसकी बैकिंग सोना चांदी हीरे मोती नहीं है, उसकी बैकिंग है अमेरिकी सेना। जो भी देश डॉलर पर सवाल उठाता है उसे अमेरिकी सैन्य शक्ति का सामना करना पड़ता है। और अपने डॉलर को बचाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका ने अनैतिक काम भी किए हैं और इसी का परिणाम है कि आज अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है। भारत को अगर उस मुकाम पर, ये मुझे लग रहा है कि वजीर खारजा है इनका, क्योंकि हमारे जब वजीर खारजा यहाँ से गए थे ना, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब, तो जिस तरीके से इस बंदे ने मतलब उसका वेलकम किया था वो सबको पता है। ये वजीर खारजा लग रहे हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं ने उनको जो है रिसीव किया था ना, और जिस तरीके से मिले थे उनको गैरत आनी चाहिए, पाकिस्तानियों को आनी चाहिए भाई, वजीर खारजा को आनी चाहिए। इंडिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। पहुंचना है तो हर एक सोर्स का इस्तेमाल करना होगा, जहां से हमें जिस वक्त जो मिलता है उसे ले लेना है और अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा पावरफुल बनाना है। और इसी मैसेज के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छापी है और ये रिपोर्ट है रेमिटेंसेस के बारे में, यानी कि किस देश के लोग अपने देश में कितना पैसा भेजते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस साल 2023 की रिपोर्ट में भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीबन 125 बिलियन डॉलर दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय काम करते हैं उन्होंने कमाकर वापस भारत में भेजे हैं। और इसी के साथ भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 देश बन गया है रेमिटेंसेस के मामले में, यानी कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाकर भारत में वापस अपने परिजनों को भेज रहे हैं। और ये 125 बिलियन डॉलर बहुत ही विशालकाय रकम है, क्योंकि दुनिया में कम से कम 65 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था भी 125 बिलियन नहीं है। इसके पीछे वर्ल्ड बैंक ने यह भी कारण बताया है कि जो दुनिया के बाकी के देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, बांग्लादेश हो गया,
इनके नागरिक ज्यादा संख्या में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रेमिटेंसेस कम हैं। वो कम पैसा कमाकर अपने देशों को भेजते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो भारतीय लोग हैं ज्यादातर अब वाइट कॉलर जॉब में लगे रहते हैं, यानी कि कोई डॉक्टर बन गया विदेश में, कोई इंजीनियर बन गया। इसके अलावा भारतीय लोग पश्चिमी देशों में जाकर अब बिजनेस भी भारी मात्रा में खोल रहे हैं, और इसी वजह से जब वो ज्यादा कमाते हैं तो अपने परिजनों को भारत में ज्यादा डॉलर भी भेजते हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के लोगों की बात करें तो ये ज्यादातर लोग मजदूरी के काम में लगे रहते हैं। हालांकि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी कमाई कम होती है और इसी वजह से ये पैसा कम अपने परिजनों को भेज पाते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलिए ठीक है, भेज रहे हैं पैसा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को क्या फायदा, सरकार और देश को क्या फायदा? क्योंकि जो लोग विदेश में पैसा कमा रहे हैं वो तो अपने भारत में जो परिजन हैं उन्हें दे रहे हैं पैसा। सरकार को इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो बेनिफिट ये मिलता है कि जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा कमाता है, मान लीजिए अमेरिका में कमा रहा है, वो जब भारत में अपने परिजनों को पैसा भेजता है तो वो डॉलर की फॉर्म में भेजता है। डॉलर सरकार के पास जाते हैं, सरकार उस डॉलर को अपने पास रखती है और फिर उस डॉलर को एक्सचेंज करके परिजन के अकाउंट में INR यानी कि भारतीय रुपया भेजती है। इससे होता यह है कि डॉलर भारत के खजाने में चला जाता है और भारत का खजाना तेजी से बढ़ता है, और इस खजाने के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जैसे कि हम दुनिया में कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कच्चा तेल मंगा रहे हैं, तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपये में नहीं होगी, उसकी पेमेंट होती है इसी डॉलर में, यानी कि खजाने से। इसके अलावा अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो खजाना खर्च किया जाता है ताकि महंगाई को कूल डाउन किया जा सके। इसके अलावा अगर भारतीय रुपया ज़्यादा गिरता है डॉलर के मुकाबले, तब भी फॉरेक्स मार्केट में डॉलर रिलीज करके भारतीय रुपए को बचाया जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी इकोनॉमी को इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है। कैसे? दरअसल जिस देश का खजाना जितना बड़ा होता है, विदेशी जो निवेशक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस देश का खजाना बड़ा है और इस देश में आने वाले समय में कोई संकट आया तो ये देश अपने खजाने से अपने देश को संभाल ले जाएगा, और जो हमने पैसा इस देश में लगाया है, निवेश किया है, वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वो और ज़्यादा पैसा उस देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि ओवरऑल GDP बढ़ती है, नई नई फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ खुलती हैं उस देश में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि खजाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब यहीं पर कुछ लोग कहेंगे कि यार ठीक है, हमें पैसा मिल रहा है, खजाना बढ़ रहा है, लेकिन भारत का ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है। भारत के जो काबिल लोग हैं, जिनके पास अच्छी डिग्री है, जिनके पास योग्यता है, वो विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, और अमीर देश इनकी योग्यता का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन आज की तारीख में भारत को जहां से जो मिल रहा है उसे इकट्ठा करना है और अपनी GDP को बढ़ाना है। अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हमारी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन के पार चली जाएगी, आप खुद देखेंगे कि ब्रेन ड्रेन कम होगा, उल्टा दूसरे देशों से भारत में लोग काम करने आएंगे। यानी कि ब्रेन ड्रेन रोकने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करते चले जाओ और अपने जो काबिल लोग हैं उन्हें यहीं पर मौका दो। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो जी हाँ, वीडियो हो गई है एंड जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन थी। इन्होंने जैसे बताया कि रेमिटेंसेस जो है ना, वो मतलब भारत के पास अभी ज्यादा है। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो यही आई है कि रेमिटेंसेस जो होते हैं वो ज्यादा है भारत के पास। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। जब तक आपके मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आएगा ना, बड़ा इन्वेस्टर जैसे होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं बड़े, वो जब तक आपके कंट्री के अंदर आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी कंट्री जो है ग्रोथ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? सबसे पहली बात, इमरान खान साहब भी यही फरमाते थे कि भाई जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा ना, तब तक बाहर से कोई बंदा भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? वो वजह वो ये कहेगा कि भाई देखो, अभी वो ये सोचेगा कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर जो गरीब लोग रह रहे हैं, मतलब उनको तो इंसाफ अदालतों से मिल नहीं रहा। तो भाई अगर मैं चला गया, मैं तो बाहर का बंदा हूँ, पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूंगा, तो वहां पे अगर मेरे ऊपर कोई केस हो जाता है, मैं मतलब अपना जुडिशरी के उसमें जमरे में आ जाता हूँ, उसके साथ मतलब केस वेस किसी भी मामले में हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह का या मतलब किसी भी किस्म की कंपनी बनाने का कुछ भी ये मामला होते हैं ऐसे ना, तो वो सोचेगा यार केस मेरे ऊपर हो गया तो मैं तो पाकिस्तान जाके क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका फिर एतबार जो है ना वो उठ जाता है। ठीक है, इस वजह से इन्वेस्टर नहीं आते पाकिस्तान में। ये इन्वेस्टमेंट कब होगी, मतलब किस तरीके से हो पाएगी, ये जब तक
इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन के बाद जो स्टेबल जो गवर्नमेंट आएगी ना, वो मतलब उनको पता होगा कि ये वाकई ही आवाम की जो है अवाम के प्यार से और अवाम के मतलब मुझे लफ्ज नहीं आ रहे उससे उस तरीके से यह हुकूमत आई है, तो ये हमारे लिए मतलब अच्छे इक़दाम करेगी। और दूसरी जो उन्होंने बात कही कि पाकिस्तान, अभी देखिए सऊदी अरब के अंदर जो है ज्यादातर ऐसे पाकिस्तानी जो यहाँ से गए हुए हैं वहां पे भीख मांगते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हमें क्या पता वो क्या होती है, ठीक है। तो वहां पे जाके भीख मांगते, और जो इंडियन है वहां पे बड़ी बड़ी पोस्ट, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब वो है अपना टीचर है, कोई मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर, ठीक है, कोई अपना पायलट है, ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी जो है वो वहां जाके हड हरामी करते हैं, हड हरामी है पाकिस्तानी भाई, इनको बनी बनाई चीजें चाहिए, खुद नहीं बनानी, बनी बनाई चीजें चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अच्छा मुझे कमेंट करके बताना ये दो बंदे कौन है यार, काफी फेमस बंदे ये दोनों, चश्मे वाले जो थे। एक तो वजीर खारजा मुझे लग रहा है, इसका नाम का मुझे नहीं पता, और जो दूसरा मोटा सा था उसका भी मुझे बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।